कोई अलग विचार आप जिसको कह रहे हैं, दरअसल वो हमारी नजर में बैठक था और इस बैठक में मैं देख रहा हूँ कि बिहार से भी, झारखंड से भी, उत्तर प्रदेश के भी अन्य हिस्सों से लोग आए हैं और वो कुछ किताबी ज्ञान नहीं रखते, वो कुछ किताब पढ़ लिए और कोई बात उन्होंने कह दी। वो लोग अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में समाज बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैं जिन लोगों को सुना, जैसे प्रिंसिपल साहब को सुना, वकील साहब को सुना, मैंने ये देखा कि अपने अपने ढंग से सब लोग इस पर जोर दे रहे हैं कि कैसे उनका अधिकार मिले और एक लोकतांत्रिक समाज बन सके। मैं इस संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल के चुनाव होने हैं पंचायती राज के तहत, और ये रामेश्वर ठाकुर जी का भी मैं एक पर्चा देख रहा था। अभी तक मैं पूरी तौर पर समझ नहीं पाया, लेकिन मैं समझूंगा। लेकिन एक बात हमको लगता है, चुनाव नजदीक है और सुप्रीम कोर्ट और संविधान में यहाँ के एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट का, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का उसी तरह से रिजर्वेशन हो जैसे एससी और एसटी का है, यह मांग हम लोगों को। हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में दलित, पिछड़े, मुसलमान को भी शरीक किया गया है, और जो कुछ अभी उस बात को रख रहे थे, तो उसमें हमको लगा कि एक चीज आपको स्पष्ट कर दें, ये जो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान है, यह कोई मांग आधारित अभियान नहीं है। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अधिकार का अभियान है, और जिस राजनीतिक अधिकार की बात मैं करता हूँ उसमें सामाजिक भी प्रश्न है, उसमें आर्थिक भी प्रश्न है, और उसमें नैतिक भी प्रश्न है। हम अगर ये देखें, चाहे बिहार का भी चुनाव हुआ या उत्तर प्रदेश में, ये 5 समूहों की जो मैं बात कह रहा हूँ, एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, पसमानदा मुसलमान और महिलाएं, ये अगर इकाई के बतौर संगठित हो जाते, तो जो सन 47 के राष्ट्रीय आजादी के बाद हम लोगों ने 1950 में संविधान को अंगीकृत किया था, वह उसका मूल प्रश्न था कि जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर नहीं, भारतवर्ष में नागरिक के बतौर जो आपके अधिकार है, आप किसी भी जाति और धर्म के हो, लेकिन कानून के दायरे में आप भारत के नागरिक हैं, और वह सब अधिकार आपको मिलेगा जो हिंदुस्तान के नागरिकों को मिलना चाहिए। उसमें जाति प्रश्न नहीं था। इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूँ। कि साथी बोल रहे थे भाई आप पिछड़ा क्यों कहते हो? ठीक है,
सामाजिक बातचीत में आप कहिए हम पिछड़े नहीं हैं, हम भी अपर कास्ट हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, संविधान ने एक व्यवस्था की, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की, उसमें इन कैटेगरीज की बात आई है। ये संविधान सभा में भी बहस की बात थी, आज भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि आप एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो संविधान की भाषा में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की बात आप करते हैं। इसलिए नहीं कि सामाजिक तौर पर आप पिछड़े हैं तो आप अपने ऊपर ठप्पा लगा लीजिए और कोई बात करें। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में न संविधान बदलने की जरूरत है, न सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने की जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री चाहें तो इस चुनाव, जो जिला पंचायत ग्राम पंचायतों का चुनाव है, सब लोगों को आबादी के हिसाब से, जैसे समाज के अन्य हिस्सों को पिछड़ेपन शैक्षिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण है, SC ST को है, वैसे ही अति पिछड़ी जातियों के लिए एक अलग व्यवस्था की जा सकती है। और आपको बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया था, वैसा ही अधिकार आपको मिल जाए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा काम ये है। दूसरा, मैं ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र से बेहतर और कोई व्यवस्था नहीं है। आजादी में भी, उसके बाद में भी संविधान सभा में जितनी बहसें हुई, आरएसएस और बीजेपी वाले तो कहते थे कि संविधान की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे पास तो मनु महाराज ने एक संविधान दिया ही है, ऐसे हमारा समाज चलेगा। लेकिन ये माना गया कि हमारी जो संप्रभुता है वो जनता के लिए, वो जनता के हाथ, और जनता के बिहाफ पर ही राज्य मशीनरी काम करती। वैधानिक ताकत, सॉवरेनिटी किसी राजा रानी को नहीं दिया गया, किसी बड़े परिवार को नहीं दिया गया, आम नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिया। यह दुनिया के इतिहास में यह बहुत बड़ा हमारे देश में एक नया परिवर्तन था, जिसे हमारे बहुत सारे मित्र, जैसे वामपंथी आंदोलन में मैं शुरू से ही लीडरशिप में था, संविधान के निर्माण की महत्ता को लोग नहीं समझ सके। सोशलिस्टों ने बहिष्कार किया, बाद के दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी इसमें साथ नहीं दिया। लेकिन संविधान ने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया उस देश में जहां पर राजे रजवाड़े एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में थे, जहां एक बड़ी जमींदारी व्यवस्था थी, जहां पिछड़ों और दलितों को सम्मान नहीं मिला। ये बहुत बड़ा काम था। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आरएसएस वाले उसी को बदल देना चाहते, बीजेपी वाले उसी को बदल देना चाहते, और जो उनकी दबी इच्छा है वह संविधान के माध्यम से लागू कर रहे हैं। पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय या सावरकर, गोलकर, ये लोग संविधान की खिल्ली उड़ाते थे। जब उन्होंने ये देख लिया कि संविधान एक भारतवर्ष में सामाजिक ताकत बन गई, डॉक्टर अंबेडकर के ही नाम पर संविधान एक ताकत है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, पूरे देश के आंदोलन का दिमाग उसमें था, उसको रूप दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। उनकी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि और लोगों को जो ड्राफ्ट कमेटी में रखा गया था वो बाहर चले गए थे,
या उसको अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मेहनत करके एक संवैधानिक व्यवस्था में अपनी एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई किया। लेकिन वह हिंदुस्तान की स्पिरिट थी और वह केवल राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के दौर की ही स्पिरिट नहीं थी। वह भावना आपको श्रमण परंपरा में, वैदिक ऋचाओं में और लोकायत समूह में भी मिले। तो यह हमारे हिंदुस्तान की छाती थी, जिसको आज आरएसएस और बीजेपी वाले पलट देना चाहते हैं। अब सीधे सीधे वो संविधान को खारिज नहीं कर सकते, इसलिए संविधान के माध्यम से ही उसको खारिज कर। आप सोचिए, अभी पूरे देश में एसआईआर चलाने की योजना है और कुछ राज्यों में चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश 2,89,00,000 लोगों को मतदाता से सूची में नाम काट दिया है। पहले यही होता था भाई सबको वोट देने का क्या अधिकार है। पढ़े लिखे लोग, राजा महाराजा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के आए थे, उनको ये अधिकार है कि वो अपना कैसे करेंगे। ये निरक्षर जनता क्या जाने कि राजनीतिक अधिकार क्या होता है। अब वो संविधान के माध्यम से 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोगों का नाम काट रहे हैं। लोग जो इसके विरोध में हैं, उनको कह रहे हैं कि अनावश्यक चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अगर जिसका नाम कट रहा है वो क्यों नहीं विरोध कर रहा है। ये जो पार्टियां हैं इसका विरोध करती हैं अपने लाभ के लिए। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें जो वोट कटेगा संपन्न वर्ग का नहीं कटेगा। यह वोट कटेगा दलितों का, एससी का, एसटी का, पिछड़ों का, महिलाओं, पसमानदा मुसलमानों। और आप जानकर ताज्जुब करोगे, 37 लाख संख्या इस मौजूदा मतदाता सूची में महिलाओं का नाम काट दिया। तो अब संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया। चुनाव आयोग उनके लिए काम करता है, वहां चीफ जस्टिस बैठते थे, उनको खारिज कर दिया गया। और इस पर हमारी शिकायत कांग्रेस से भी रही, अपोजिशन के लोगों से ही रही कि आपने उस समय जब ये बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, सरकार के 2 लोग प्रधानमंत्री और उनका कोई आदमी रहेगा और एक अपोजिशन का लीडर रहेगा, आज आप एसआईआर की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी समय आप कहते कि यह हम संविधान सभा के साथ चुनाव आयोग की जो मंशा संविधान सभा में थी, इसका बदलाव करने की इजाजत नहीं देते तो पूरा देश खड़ा हो जाता, विपक्ष के साथ खड़ा हो जाता। उस समय इन लोगों ने इसलिए डेमोक्रेसी किसी को कल तक जो आदमी आपके पास बैठ नहीं सकता था, वो आपका विधायक हो जाता है, आपका सांसद हो जाता है, वो नेतृत्व करता है। ये हजारों साल का हमारा संस्कार स्वीकार नहीं कर पाता। कोई लोग खुल के इसकी बात करते हैं, कुछ लोग इसको छिपे तौर पर। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से वाकिफ थे, लोहिया जी इस बात से वाकिफ थे, यहाँ तक कि गांधी जी भी इस बात से वाकिफ थे। गांधी को आप चाहे जितनी भी आलोचनाएं मैं सुनता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, लेकिन दोनों की जो दिशा थी, भारतवर्ष में जाति, धर्म, पंथ के आधार पर नहीं, नागरिक हिंदुस्तान में बसते हैं और एक नागरिक का वही अधिकार है जो अगर कोई संपन्न वर्ग का नागरिक है उसके बराबर। तो यह तो अभी आप लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, जो बातें आप उठा रहे हैं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बड़ा दायरे में आप खड़े होइए। इस तरह की बैठकों से कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि आप बेसिकली
उनकी नजर में पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट है, आपकी कोई साख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान में यह भी हुआ, एक जाति दूसरे जाति से अपने को श्रेष्ठ समझती है, सवर्ण बैकवर्ड्स करता है, बैकवर्ड शूद्र से अति पिछड़ों से करता है, अति पिछड़े दलितों से करते हैं, दलितों से हट के आदिवासियों से करता है। यह जो हमारे समाज का सीढ़ीनुमा संरचना है, उस संरचना में दूसरे लोगों को लोग नकारते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश भर में एक राजनीतिक ताकत बने, इसके लिए रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान हमने चुना है। और पिछले 2 सालों से देश भर के जितने भी प्रबुद्ध बौद्धिक लोग हैं, वो लोग इस काम में लगे हैं और जन आंदोलन के लोग भी लगे हैं। यहाँ जो बिहार के साथी आए हैं, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे मैं चाहूँगा, बिहार के लिए तो मेरी यही राय है, वहाँ भी यह रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान का बैनर खड़ा किया जाए, झारखंड में भी खड़ा किया जाए, और समाज में जातियों को नहीं, उन समूहों को खड़ा किया जाए जिसको हम 5 समूह भी कह रहे हैं, SC ST, पसमादा, एक्सट्रीम बैकवर्ड, महिला। और यहाँ नोट कीजिए, अगर यह जो 5 समूह है, अगर भारत के राजनीति के केंद्रीय भूमिका में होता तो आज भारतीय जनता पार्टी RSS की यह चाल नहीं चलती। किसी को मुझे ताज्जुब होता है। हमने अखिलेश को, मायावती जी से तो कहना ही बेकार, उनके लोगों से भी हमने कहा कि भाई ये आज नहीं तो कल मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को आपसे अलग अधिकार देना ही पड़ेगा। आप नहीं देते हो तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा। लेकिन आप यह अगर स्वीकार कर लेते कि अति पिछड़े भी एक स्वतंत्र सामाजिक राजनीतिक इकाई है और आबादी के हिसाब से उनको भी वो अधिकार मिले, अधिकार केवल प्रतिनिधित्व के स्तर पर नहीं, संसाधन के बंटवारे पर भी, जमीन से लेकर पूंजी का वाजिब बंटवारा हो, जिसमें उनको भी स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज करने का अधिकार मिले। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक आज की बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अगर आप लोग सहमत हो तो एक प्रस्ताव लेके उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को पत्र लिखें और उसमें उनसे कहें कि चुनाव जो पंचायती चुनाव हो रहा है उसके पहले आप एक आदेश निकाल कर अति पिछड़ों को उसका अलग कोटा दीजिए। दूसरा सवाल अगर आप उठाएं वो ये उठाएं कि संसाधन की कमी का जो वो बात करते हैं कि कहाँ से हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, कहाँ से रोजगार पर खर्च करेंगे, कहाँ बैकवर्ड्स को हम साधन देंगे। मैं कहता हूँ ये बहानेबाजी। मैं समाजवाद की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी आर्थिक सामाजिक जिंदगी में कारपोरेट घरानों का कब्जा है और बिना पूंजी लगाए हुए ढेर सारा मुनाफा कमाते हैं, कोविड पीरियड में भी उन्होंने कमाया है। उनके ऊपर मैं कहता हूँ आप 2% या 5% आप अगर उनके ऊपर वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें, संपत्ति और उत्तराधिकार कर लगा दें, तो आज जो हमारा बजट ये 50-52 लाख करोड़ का है, यह 100 लाख करोड़ से ज्यादा बन जाएगा और हम शिक्षा से लेके पिछड़ों की भलाई के लिए खर्च करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे ये सब प्रश्न दौड़ कर दिए जाते हैं। तो आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो साथी आए हैं बड़े दायरे में इस चीज को सोचें और उनकी भाषा राजनीतिक होनी चाहिए।
क्योंकि हर चीज कॉमन सेंस जिसको आप समझते हैं वो सच हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पुरखों के जमाने से सुनते आए हैं, आप समझते हैं यही सच है। सच उससे अधिक भी हो सकता है, कभी कभी कॉमन सेंस गड़बड़ होता है। जैसे ये कहा जाए कि अपर कास्ट जो है वो शासन करने के लिए ही पैदा हुआ है, यह दिमाग में लोगों को पैदा कर दिया गया, यह कॉमन सेंस आपका नहीं है। कॉमन सेंस एक नागरिक की कोर्ट में जो सच है उसको स्वीकार कीजिए। और एक बात मैं और कहूंगा, इस देश में डॉक्टर अंबेडकर से लेकर सब लोगों ने व्यक्तिवाद की आलोचना की, मूर्तियों का भंजन किया। यह काम हिंदुस्तान ने आज से नहीं, गौतम बुद्ध के जमाने से, श्रमण परंपरा के जमाने से, लोकायत की तो बात ही छोड़िए, वो लोग तो घोर नास्तिक थे और ब्राह्मणों को आलोचना करते थे। खुद गौतम बुद्ध भी यही बात कहते थे कि आप खुद से अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए, किसी व्यक्ति के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। कर्पूरी ठाकुर को इसलिए मैं याद करता हूं, उनकी पूजा करने के लिए नहीं। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर सबके साथ एक लीडर के बतौर हमने काम किया है, जो साथी जानते हैं। लेकिन उनके आरक्षण की नीति में और कर्पूरी साहब के आरक्षण की नीति में कुछ बुनियादी फर्क थे। पहला, उनका जो कर्पूरी ठाकुर ने समाज के सभी समूहों के साथ न्याय किया, और कर्पूरी ठाकुर ने यह भी कहा कि केवल प्रतिनिधित्व तो नहीं, संसाधन भी इनको मुहैया करें। बिना संसाधन के कुछ लोग प्रतिनिधित्व ले लेंगे, एमपी एमएलए तो बन जाएंगे, वो तो भारी पैमाने पर है। यही हमारे यही रॉबर्ट्सगंज में कोल कई बार एमपी होते हैं, लेकिन वहां कोल जाति को एसटी का दर्जा नहीं मिला। लालू से लेके मुलायम जी के जमाने तक जो भी बातें रही हैं, आज तो वो भी बात नहीं। आज की परिस्थिति बदली हुई। आज पूरा विमर्श पर कब्जा, राजनीतिक ढांचे पर कब्जा, देश की सबसे जन विरोधी प्रतिक्रांति की विचारधारा आरएसएस कर रही है, और यह आपके लोकतंत्र को भी निगल जाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मामला कुछ टैक्स लगाने का नहीं है। अगर कुछ हाथों में पूंजी का संकेंद्रण हो जाएगा और भारी पैमाने पर लोगों को 80 करोड़ केवल आप अनाज पर जिंदा रखोगे, मरे हुए आदमी से आप किसी बड़े बदलाव की क्या अपेक्षा करते? उसको तो 5 किलो मिलता है, वो कहता है जिसका नमक खाया हूं मैं उसको वोट दे रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए दो चीज करना होगा। हमारा जो अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक अर्थशास्त्र है, उसकी दिशा बदलनी होगी। हमारे कल कारखाने, उद्योग और पूंजी निर्माण जो चंद घरानों में है, उनसे लेकर के इन समूहों को देने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं समाज के बहिष्कृत लोग। इनको ये अधिकार दीजिए। बैंक से आप लोन लेना चाहें, कितना लोन आपको मिलता, लेकिन हमारे अडानी साहब एक पैसा नहीं लगाए। 50,000 करोड़ रुपए में 2014 में उनकी पूंजी आकलन में आई, कोई 30 करोड़ कहता है, 30,000 करोड़। आज वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये क्या उन्होंने श्रम से लिया है, या क्या पूंजी से बनाया है, या कोई तकनीकी से बनाया है? हमारे देश में न पूंजी है, न हमारे देश में तकनीक है। तो मैं सामाजिक संघर्ष को आर्थिक संघर्ष से अलग नहीं मानता। इसीलिए ब्राह्मणवाद का विरोध डॉक्टर अंबेडकर करते थे, तो उसी समय पूंजीवाद कर ही गए। और उसी परंपरा में कर्पूरी भी थे, और भी सामाजिक जो नेता थे वो सब लोग थे। इसलिए मेरा कहना यह है कि व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्ति के विचार को अपने अंदर ले आइए,
और वह विचार के प्रतीक के बतौर उनको मानिए और उनका सम्मान कीजिए। यह एक बहुत बड़ा काम है जिस काम को आप लोगों को करना चाहिए। तो अंत में मैं फिर यही दोहराऊंगा कि ये रोजगार और सामाजिक अधिकार का जो सवाल हमने खड़ा किया है, हम चाहते हैं कि सामाजिक स्थिति बदले, हम चाहते हैं कि आर्थिक ढांचे में बदलाव हो, संपत्ति और जमीन जो कुछ आंखों में केंद्रित है उसका वाजिब डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ